डिस्कशन कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी। ट्राइफेड इसके अंदर आया था। ट्राइफेड जो था एक जनजातीय विकास के लिए बनाया हुआ कार्यक्रम था, ट्राइफेड। ट्राइफेड का जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म ट्राइफेड जैसी बिल्कुल नहीं लगती। इसकी होती है ट्राइबल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट, ट्राइबल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लिमिटेड। ये फुल फॉर्म होती है ट्राइफेड की। ये जनजातीय विकास के लिए होता है। किसके लिए होता है? जनजातीय विकास के लिए होता है, याद रखिएगा। रोहन का कहना है मैं वो नहीं, ठीक है भाई रोहन, आप सेफ हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो जी 1991 में तो बनता है रशिया बना, तभी आपको देखने को मिलता है रूस बनता है। और क्या बनता है? रूस बना। टूट जाने का मतलब क्या होता है? देखो जो पूरा एरिया था रूस पहले बहुत बड़ा था, रूस में से हिस्से होकर कई अलग अलग कंट्रीज निकले हैं, जैसे बेलारूस है। इवन इसके अलावा जो आजकल आप एक वॉर देखते हैं, ठीक है, यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन का जो आप कह सकते हैं ईस्टर्न साइड का पोर्शन है, बहुत सारा ऐसा पोर्शन था जो रशिया का हिस्सा हुआ करता था, तो वो टूट के अलग हो जाता है। सबसे पहले बेलारूस निकलता है, उसके बाद बाकी अलग अलग चीजें इसमें से टूट जाती हैं, अलास्का वगैरह, ये सब चीजें टूट जाती हैं। इन सब चीजों के टूट जाने के कारण रशिया बनता है, जो वर्तमान रशिया बना, जो वर्तमान वाला रूस है वो बना, वर्तमान रूस बना, वर्तमान रूस बन जाता है। अब जब ये जो चीज है ये अपनी वर्तमान स्टेज में पहुंचती है, इसकी वजह से एक आर्थिक मंदी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों को प्रभावित करती है। इस कारण पूरे विश्व को प्रभावित करती है। क्या करता था रूस जो था, इसका तंत्र कैसा था, ठीक है। इस कारण से क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था ऐसी थी, भारत का सहयोगी राष्ट्र यूएसएसआर ही था, भारत का सहयोगी राष्ट्र भी था, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि सोवियत संघ या रूस, सोवियत संघ या रूस भारत का सहयोगी राष्ट्र भी था, जिस कारण से भारत में भी मंदी आ जाती है, जिस कारण से भारत में भी मंदी आ जाती है, मंदी आती है। और भारत का जो फॉरेन रिजर्व है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार है, वो धीरे धीरे खाली हो जाता है, ठीक है। तथा इसके प्रभाव से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे खत्म होता है, धीरे धीरे कम होता है। ऐसी स्थिति में पंचवर्षीय योजनाओं को ला पाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं ला सकते थे, ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते थे। रखा गया इसे लेकर 91 तक। आखिरकार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कहां गया? उसको बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। समाज जैसे आप हैं, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर्स होने के बावजूद भी अपना स्कोर कार्ड बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं लेकिन उनके स्कोरिंग भी बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आप में से जैसे कोई बच्चा है, जैसे मैं रोहन की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं रोहन की बात करूं, सुबह मैंने नाम ले लिया था पूरा नाम, जैसे रोहन है, तो रोहन पहले मेरी क्लास में भी पढ़ता था। तो रोहन का क्या था कि उसका जो स्कोर होता था एग्जाम में 100 में से 90 ला रहा है, 92 ला रहा है, ठीक है। तो एक तो उसका फेस जो था वो ये था। दूसरा क्या था कि हम मैच खेलने जा रहे हैं, रोहन ने एक गुंजा किसी को ऐसे जड़ दिया, क्यों जड़ा? बस ऐसे मुझे पसंद नहीं आया। अरे ये कोई तरीका है? तो अगर कोई उसके उस वाले फेस को देखेगा, मतलब किसको भला, जो मार्क उसके जो मार्कशीट है उसको देखेगा, उस हिसाब से वो कैसा लगेगा? भाई बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। हालांकि उसके असली क्रम देखेगा तो मजा आ जाएगा, है नहीं? तो समझिए। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अब उसी तरीके से दिक्कत होती है वहाँ पे। अब समझिए माहौल क्या है, मैं माहौल की बता रहा हूँ। माहौल ये था कि इंडिया ऑन पेपर तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन वास्तविकता में इंडिया के जो काम थे वो सारे समाजवादी थे। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो मैं दोबारा एक बार बताता हूं। इंडिया के अंदर एक जो इंडस्ट्रियल नीति आती है 1957 की, 56-57 के बीच में वो इंडस्ट्रियल नीति आई थी। कंपनियों को तीन भागों में विभाजित किया गया था। पहली कंपनियां वो कंपनियां होती थी जिसके ऊपर केंद्र सरकार का कब्जा था। दूसरी श्रेणी की कंपनियां वो कंपनियां होती थी जिसके ऊपर राज्य सरकार का कब्जा था। और तीसरी श्रेणी की कैटेगरी की कंपनियां वो होती थी जिस पर प्राइवेट था। प्राइवेट कंपनियां बहुत कम होती थी, केंद्र सरकार के अधीन आने वाली ज्यादा थी, राज्य सरकार के अधीन आने वाली और ज्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप समझेंगे तो इंडिया 1947 आजादी से लेकर 1991 तक बहुत ज्यादा टिल्टेड था समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ, यानी अपने देश के लोगों के हित में काम करना चाहते थे, जिस वजह से सरकार के ऊपर बर्डन बहुत सारा था। प्राइवेट कंपनियां थी नहीं। अमेरिका इसके बिल्कुल विपरीत था, लेकिन रशिया से ही देखकर हमने चीजों को फॉलो किया था, और क्योंकि हमने फॉलो किया था इसी वजह से रशिया हमारा अलायंस बना। रशिया हमें हेल्प करता था जब भी हमें जरूरत पड़ती थी, वो भले 1962 का वॉर हो, 1965 का वॉर हो, रशिया ने हमें हमेशा हेल्प किया। 1971 के वॉर में रशिया ने अपनी नेवल शिप्स तक भेजी। अगर उस दौरान वो नेवल शिप नहीं आती तो शायद हम अपना कश्मीर दबा देते, लेकिन रशिया ने जितनी हद तक हेल्प हो सकती थी वो की। तो जब रशिया 1991 में टूटा तो जितना हेल्प इंडिया से हो सकती थी इंडिया ने उतने फॉरेन रिजर्व से रशिया की हेल्प की। लेकिन वहां देखकर इंडिया का इतनी क्षमता नहीं है, इंडिया की इतनी क्षमता नहीं है कि वो रशिया जैसे बड़ी कंट्री को हेल्प कर सके। अच्छा, रशिया टूटने से पहले विश्व का सबसे बड़ा देश था, वो तो रशिया टूट गया तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब नहीं टूटा था रशिया सबसे बड़ा देश था, सोवियत। तो भाई जब इतनी बड़ी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा तो फॉरेन रिजर्व खाली हो जाएगा ना। अब क्योंकि फॉरेन रिजर्व खाली हो गया इस वजह से हमारे पास पैसे नहीं बचे कि हम पंचवर्षीय योजना को कंटिन्यू कर सके। अब पंचवर्षीय योजना को कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया, लेकिन काम तो करना था। तो हमने क्या काम किया, हमने 2 साल के लिए गैप दे दिया कि कोई 2 साल के लिए गैप दे देते हैं। तो यहाँ स्थिति होती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था, वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग हॉलिडे है ये। एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है, इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? मैं कह रहा हूं मैच द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन दे देता हूं, मैच द फॉलोइंग। तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ा मैं बता दूं। रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था उस जमाने का। आज की डेट में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो अमेरिका है। अगर अमेरिका की स्थिति खराब हो जाए, बेटा रिसेशन याद नहीं है 2008 का, 2008 में जब अमेरिका के अंदर रिसेशन आया था पूरे विश्व में मंदी छा गई थी। जो नोकिया का फोन तुम 20-16 हजार में खरीदते थे ना उस टाइम पे, वो अमेरिका की वजह से ही था। रिसेशन आ गया था, पूरे विश्व में रिसेशन आ गया था। जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री होगा अगर उसके अंदर मंदी आएगी तो पूरा विश्व के अंदर मंदी आएगी। तो ये सबसे बड़ा एक प्रभाव होता है। अच्छा, मैं आपको क्या बताना चाहूं, प्रधानमंत्री से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैच द फॉलोइंग। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैच द फॉलोइंग। मैं टेन्योर लिखूंगा, टेन्योर, और मैं आपसे पूछूंगा प्रधानमंत्री उस समय कौन था, पीएम और टेन्योर। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा राजीव गांधी, सबसे पहले मैंने लिखा है राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी मैंने लिख दिया। टेन्योर मैंने लिखा 1989 टू 90, ठीक है, 1990 टू 91, 1990 टू 91,
एक चंद्रशेखर भी आए थे, चंद्रशेखर, पीवी राव, ठीक है थोड़ा सा। तो ये प्लानिंग हॉलिडे के अंदर क्या किया जाता है, इस प्लानिंग हॉलिडे में भारत को आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता थी, आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता थी, आवश्यकता थी। आर्थिक स्थिरता का मतलब है भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें चाहिए थी। क्या चाहिए थी? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें चाहिए थी। अब वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें कैसे मिल सकती थी? फॉरेन रिजर्व इकट्ठा करके, ठीक है। उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं फॉरेन रिजर्व इकट्ठा करके, ठीक है, बढ़ाकर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाकर। अब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा कैसे कैसे सकते हैं, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाकर पहला तो रीजन भाई ये हो जाएगा कि आप ऐसा कीजिए कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका उधार ले लो, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। जैसे पाकिस्तान कर रहा है जी, अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग 6 गुना उसके ऊपर कर्जा है, वो भी विदेश का, ठीक है। वो तो कम बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं तो वो डेटा बता रहा हूं जो इन्होंने 2020 में पब्लिश किया था पाकिस्तान वालों ने। क्या छोड़िए, तो मैंने कहा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाकर आप अपनी आर्थिक स्थिरता जो है वो ला सकते हैं देश के अंदर। लेकिन बात क्या है, बात क्या है वो समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाया जा सकता है कैसे? विदेशी निवेश से, विदेशी निवेश से। अगर हमारे यहाँ पर विदेशी कंपनियां आके निवेश करेंगी तो माहौल थोड़ा बन सकता है। दूसरा जो आर्थिक स्थिरता लाने का पहला कॉस्ट तो ये हो जाएगा, आर्थिक स्थिरता लाने का दूसरा कॉस्ट क्या होता है जी? अगर भारत देश के अंदर थोड़ा निजीकरण हो जाए तो आर्थिक स्थिरता आ सकती है, गवर्नमेंट के पास फंडिंग आने से, गवर्नमेंट के पास फंडिंग आने से, फंड आने से, इसको बोलते हैं राजस्व प्राप्ति होने से, राजस्व प्राप्ति होने से, राजस्व प्राप्ति से फंड आने से को इसको बोलेंगे एग्जैक्ट जो इकोनॉमिक का शब्द है वो है इसका राजस्व प्राप्ति से। राजस्व प्राप्ति के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? प्राइवेट कंपनी के द्वारा भारत के अंदर व्यापार, प्राइवेट कंपनीज का बढ़ना, कंपनी बढ़ना, प्राइवेट कंपनीज का बढ़ना। अगर प्राइवेट कंपनी बढ़ेंगी तो वो टैक्स भी देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स भी देंगे, प्राइवेट कंपनी में जो लोग आएंगे वो भी प्राइवेट चीजें देंगे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसी के रिगार्डिंग में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा, उस समय के वित्त मंत्री द्वारा, उस समय के वित्त मंत्री द्वारा तीन नीतियां भारत में लाई गई, तीन नीतियां भारत में लाई गई, भारत में लाई गई। उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह, उनको स्पेशली नियुक्त किया गया था इस चीज के लिए। बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह पेशे से अर्थशास्त्री ही हैं, इनका प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक्स का प्रोफेशन है इनका, ये अर्थशास्त्री हैं, बहुत अच्छे लेवल के अर्थशास्त्री हैं, बहुत बढ़िया लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं। तो इनके द्वारा तीन नीतियां भारत के अंदर शुरू की जाती हैं। पहली निजीकरण, ठीक है, दूसरी उदारीकरण, तीसरी वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। निजीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण को क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। और वैश्वीकरण को, अच्छा मैंने जैसा कि कहा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसी बच्चे ने, एक बच्चा जिसे कहते हैं एक बच्चा, एक सिंगल बच्चे ने इसका जवाब ऐसे नहीं दिया जैसा मैं चाहता था। भैया राजीव गांधी का जो टेन्योर है वो रहा है 84 से लेके 89, राजीव गांधी का जो टेन्योर है वो रहा है 84 से लेके 89। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो टेन्योर रहा है वो रहा है 89 से लेके 90, 89 से लेके 90। चंद्रशेखर जी का जो टेन्योर रहा है वो 90 से लेके 91 रहा है। पीवी नरसिम्हा राव का टेन्योर 1991 से लेके 96 रहा है। आपसे एक सवाल पूछा गया था जो कि आपके सीजीएल के एग्जामिनेशन में आया था, जिसमें पूछा गया था कि जब हमारा तृतीय योजना अवकाश हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीय योजना अवकाश, तृतीय योजना अवकाश। जब हमारा तृतीय योजना अवकाश हुआ उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जब हुआ उस समय पूछा था तो उसका सही आंसर चंद्रशेखर था, क्योंकि चंद्रशेखर के समय पर यह हुआ था। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है क्यों, हमें तो पीवी नरसिम्हा राव याद है जी। अरे भैया पीवी नरसिम्हा राव के समय में निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण आया था। स्टार्टिंग चंद्रशेखर के समय में हुई थी, चीजें बहुत डीप थी, इस वजह से मुझे शब्द लिखवाना। बूझे कि नहीं बूझे, समझ में आई बात है? बता देख लो, ठीक है। तो याद रखिए निजीकरण का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना, या फिर सरकारी कंपनियों को प्राइवेट मालिकों को बेचना, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करना, क्षेत्र को सौंपना। ये फायदेमंद होता है एक तरीके से। अगर हम एक देश की दृष्टि से देखें तो प्राइवेटाइजेशन एक देश के लिए बेटर होता है। एयर इंडिया था, वो टाटा सन्स को सौंपा गया, तो वो क्या है? वो निजी, वो प्राइवेटाइजेशन ही तो है। अमेरिका के अंदर तो सारा जो पूरा फंक्शनिंग है इकोनॉमी की, वो पूरी प्राइवेटाइजेशन पे काम करती है। क्या है? उदारीकरण का मतलब क्या होता है? विदेशी कंपनियों को भारत आगमन में सरलता प्रदान करना, विदेशी कंपनियों को भारत व्यापार में सरलता देना, व्यापार में सरलता प्रदान करना, सरलता प्रदान करना, सरलता प्रदान करना। वैश्वीकरण क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था से जोड़ देना, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी भारतीय जोड़ना, विश्व से जोड़ना। भारत ने पहले क्यों नहीं जोड़ी थी? क्योंकि भारत को डर था कि लोगों के सामने बात खुल जाएगी हमारी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत थी। ठीक है चलिए, एक बच्चा कह रहा है यशिका का कहना है कि सर राजीव गांधी जी जो थे वो 1991 तक पीएम थे जब उनकी डेथ हुई थी। बेटा वो नहीं थे, यशिका, ठीक है, समझिए वो नहीं थे, इट वाज नॉट द पीएम दैट टाइम। वो गए हुए थे तमिलनाडु के अंदर अपने इलेक्शन के प्रचार में, जहां पर उनके ऊपर ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा अटैक किया गया था। ठीक है, याद रखिए। तो मैंने तीन कंपनियां बता दी। अच्छा सरलता के लिए बता दूं, उदारीकरण को इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, निजीकरण को क्या होता है, ठीक है, इसको लिख लेना, ट्रांसफरिंग, तीसरा वैश्वीकरण, सब चीजें सही होंगी। ठीक है चलिए, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। अरे भैया आप क्या पूछ रहे हो, है सिलेबस खत्म होने के बाद पूछ लेते हैं। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जब भारत देश के अंतर्गत एलपीजी व्यवस्था को लागू किया गया, इसको एलपीजी व्यवस्था बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एलपीजी व्यवस्था बोलते हैं। वो मैंने एल बाद में लिखा, फर्क नहीं पड़ता, हमें तीनों योजनाएं पढ़नी थी, एलपीजी व्यवस्था बोलते हैं इसको, एलपीजी। तो जब भारत में एलपीजी व्यवस्था शुरू हुई थी उस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? दैट वाज मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद रखना। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसको नोट कर लीजिए एक बार, समय दे रहा हूं नोट करने के लिए। 8 5 ईयर प्लान, इसको क्या बोलते हैं? 8 5 ईयर प्लान। इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। इसका समय कितना बेटा? समय, इसका जो समय रहा, मानव संसाधन विकास इसका उद्देश्य था। जीडीपी के लेवल पर अगर मैं पहुंचूं, जीडीपी के लेवल पर अगर मैं पहुंचूंगा, जीडीपी के लेवल पर पहुंचूंगा, तो इसमें दो क्लियर करना पड़ेगा। एक नंबर में
668 इतना हमने सोचा था, इतनी हमने प्राप्ति की। ये जो इसके द्वारा की गई प्राप्ति है बहुत बड़े लेवल पर की गई प्राप्ति है, इतनी प्राप्ति आसानी से नहीं होती, पर फिर भी यहाँ पर की गई है, तो याद रखना एक बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए ये था। खैर इसके अंदर इंपोर्टेंट काम देख लीजिए। 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 मिड डे मील योजना की स्टार्टिंग की जाती है। प्रमुख बिंदु लिख लीजिए, प्रमुख बिंदु लिख लीजिए जो इसके अंदर आपको देखने को मिले। 15 अगस्त 1995 मिड डे मील योजना की शुरुआत की जाती है। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना सरकार पौष्टिक आहार देने के लिए जो प्राइमरी स्कूल होते थे उसके अंतर्गत बच्चों को भेजा जाता था, तो उनको खाना एक टाइम पर वहीं पर मिलता था। ठीक है, वो चीज क्या है उसको बोलते हैं बच्चों के पौष्टिक आहार के अंदर बढ़ावा करने के लिए। सिर्फ मानव संसाधन विकास का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पर मुझे जरूर बताना, माध्याह्न भोजन योजना इसको बोलते हैं, माध्याह्न भोजन योजना। हिंदी वाले बच्चे पूछ रहे हैं माध्याह्न भोजन योजना बढ़ जाए, क्योंकि वो क्या रहा था, भारत के अंदर कुपोषण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। भारत की जो अवस्था है वो लगभग ऐसी होती जा रही थी जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की होती है, तो माहौल जो काफी खराब होता जा रहा था। खैर इसके बाद 1993 में पीएम रोजगार योजना जो है वो भी चुनी गई। 1993 में पीएम रोजगार योजना भी शुरू की जाती है। 1993 में पीएम रोजगार योजना, इसको यहां लिखने के पीछे का मोटिव मैं बता दूं, ये सवाल आप नौकरी दी जानी थी भैया। पीएम रोजगार योजना के थ्रू 20 लाख कैंडिडेट्स को नौकरी दी जानी थी, 20 लाख। इसके बाद 1992 और 1993 वो भी दो चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। हालांकि 1992 1993 ये दो मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। याद करने का तरीका यही है कि पहले महिलाओं ने उत्पीड़न कर दिया मानवों का, तो उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। याद करने के लिए बता रहा सर, मैंने तो खाया है, रोहन है, सूरज है, मोनिका है, मधु है, इन्होंने खाई है मिड डे मील योजना, भाई मैंने भी खाई है मिड डे मील योजना। छोटा था तो मैं लाओ फटाफट से नहीं करेंगे। एक चीज और लिख लेना, 1995 की एक इंपोर्टेंट चीज मुझे याद आ जाती है। एक इंपोर्टेंट चीज क्या थी, वो ये थी 1995 में भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य भी बना। 1995 में भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। डब्ल्यूटीओ के बारे में बताऊं, उसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया हुआ होगा कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो होती है वो 1995 में ही हुई थी। इसकी स्थापना 1995 में ही हुई थी। इसके हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो गोजी ओकोन्जो इवेला हैं। इसके हेडक्वार्टर कहां पे? हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा कहां पे? स्विट्जरलैंड के अंदर है। याद रखना, इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए ये इसके अंदर इंपोर्टेंट काम होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना काफी हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात रखना। ऑब्जेक्टिव वो हमेशा न्यायपूर्ण वितरण व समता के साथ विकास, ठीक है। जस्टिफाइड सतत या समता के लिए। जीडीपी की बात करूं, जीडीपी में पहले बता चुका हूं 71-68। अगर हम बात करें किस तरीके से चीजें यहां पर चलेंगी, तो समझिए सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या किया गया है। ठीक है, चलिए क्या क्या किया गया है। प्रमुख बिंदु लिख लीजिए सीधे तौर पर, प्रमुख बिंदु लिख लीजिए सीधे तौर पर, जो इसके अंदर इंपोर्टेंट कार्य किए गए। इसके अंदर सबसे पहला जो कार्य किया गया है, वो क्या था भला, बताएगा क्या कोई और? बताते हैं। सबसे पहले 1998 में केसीसी शुरू किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाता है 1998 में केसीसी योजना की शुरुआत की जाती है। केसीसी योजना की शुरुआत की गई। हमारे एरिया की तरफ केसीसी बहुत ज्यादा प्रचलन में। उत्तर भारत के अंदर भी, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब में केसीसी बहुत ज्यादा फेमस है। केसीसी बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, इसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है, किसानों को कम ब्याज पर लोन मिलता है। 7% है हमारे एरिया में जो इसका चार्ज है। ठीक है, चलिए किसानों को कम ब्याज स्टार्टिंग की गई थी। हमारे यहाँ पीएनबी जो बैंक है वो सबसे अच्छा केसीसी जो प्रोवाइड कराता है। इसके बाद 1999 का एक बहुत इंपोर्टेंट इवेंट आपको याद भी होगा, वो क्या है, बैटल ऑफ कारगिल। 1999 में कारगिल की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ कारगिल। भारत वर्सेस पाकिस्तान की बॉडी टाइट कर दी थी हमने, और बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान का जो हिसाब किताब हमने खराब किया था। और इसके अंदर भारत जो है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारत को क्या घोषित कर दिया जाता है? विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद 1999 के अंदर एक काम और भी हुआ था। ठीक है, 1999 पर एक काम और भी हुआ था, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इसको बोलते स्वर्ण जयंती एम्प्लॉयमेंट स्कीम, बड़ी फेमस है भाई 1999 की। इसके बाद एक अपने घरों के आसपास, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या अगर आप किसी कस्बे से बिलोंग करते हैं, तो प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उसके ऊपर आपने सर्व शिक्षा अभियान जो है लिखा हुआ देखा होगा। 1 नवंबर सन 2000 के अंदर उसकी स्टार्टिंग की गई थी। 1 नवंबर सन 2000 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, एजुकेशन फॉर ऑल। अच्छा मैं आपको बताऊं, देखो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने सर्व शिक्षा अभियान को बता दिया एजुकेशन फॉर ऑल, लेकिन एग्जाम में एजुकेशन फॉर ऑल नहीं लिखाएगा। इंग्लिश में भी SARVA SHIKSHA ABHIYA सर्व शिक्षा अभियान ही लिखाएगा इंग्लिश में भी। तो आप इसको सर्व शिक्षा अभियान लिख लीजिए। मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए जो है एजुकेशन मिलती रहनी चाहिए, इस तरीके की बातें इसके अंदर कही गई थी। इसके अलावा आप याद रखना 1998 से लेकर 99 के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क और हुआ है, स्किप हो गया वो लिखना था मुझे। परमाणु परीक्षण हुआ था, शक्ति परमाणु परीक्षण लिख लेना। राजस्थान पोखरण में 1989
ठीक है 89 नहीं होगा 99। क्या बोला मैंने? शक्ति परमाणु परीक्षण, शक्ति परमाणु परीक्षण, शक्ति परमाणु परीक्षण, SHAKTI, शक्ति। तो जो शक्ति परमाणु परीक्षण है, ठीक है, शक्ति न्यूक्लियर टेस्ट है, वो पोखरण राजस्थान में हुआ था, पोखरण में हुआ था राजस्थान के अंदर। ठीक है भाई 98 99 में। इस समय हमारे पीएम कौन थे? इस समय हमारे पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी जी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी से बिलोंग कर रहे थे अटल बिहारी जी, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका समय कितना था, 2002 से लेकर 7 तक, सामाजिक न्याय व समता के साथ विकास, समय 2002 से 7 तक। ठीक है, ये इसका नॉर्मल उद्देश्य था। आपको एक नंबर याद होना चाहिए, जैसे पीछे वाले का आपको 71 याद था, 9वीं के नंबर जो मुझे याद कर रखें, तो ऑटोमेटिक मतलब एक मेंटालिटी डेवलप, बताओ हुई थी। ठीक है याद रखें, क्लियर जी सर। और अगर हम बात करें आखिरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जी, ठीक है। अच्छा ये उद्देश्य, तो सफलता का मतलब होता है मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम कहा जाता है इसको, मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह मोस्ट सक्सेसफुल थी, इस वजह से इसके कुछ और भी उद्देश्य हैं जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और उद्देश्य जो है उसके अंदर आप याद रखना, गरीबी को 2007 तक 5% तक कम कर देना था, गरीबी को 2007 तक 5% तक कम कर देना था, गरीबी। अन्य उद्देश्य, अन्य उद्देश्य, ठीक है थोड़ा साइड में लिख लेता हूं ताकि जगह बचे। अन्य उद्देश्य देनी थी। इसके अलावा वन क्षेत्र 2007 तक 25% बढ़ाने थे, वन क्षेत्र याद रखना, ठीक है 25% तक बढ़ाने थे वन क्षेत्र, 2007 तक 25% बढ़ाना था। और इसी के अंदर एक और भी था कि यही चीज 2012 तक, और 2012 तक हमें कितना बढ़ाना था? 33% बढ़ाना था। लोगों की आय जो थी, वो आपने सुना होगा लोगों की आय डबल करेंगे, तो भाई इनका ओरिजिन कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों की आय डबल यहीं से निकल के आया। लोगों की आय 2012 तक डबल करेंगे, कितना कर देंगे? डबल। लोगों की आय 2012 तक हम डबल कर देंगे, ये चीज भी इसके अंदर देखने को आपको मिल जाती है कि इनकम ऑफ पीपल जो है वो हमें काफी ज्यादा एनहांस करनी है। ठीक है चलिए, इस योजना के अंदर सर्व शिक्षा अभियान पर बहुत अधिक जो है ध्यान दिया गया था, बहुत अधिक जो है ध्यान दिया गया था। खैर छोड़िए, बहुत अधिक ध्यान इस पर दिया गया है। हम बात करते हैं अपने इंपोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर, जो फैक्टर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जैसे प्रमुख बिंदु इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, प्रमुख कार्य इसके अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है सर जी, प्रमुख कार्य बता दीजिए मास्टर। मेरे बच्चे प्रमुख कार्य लिखिए। सबसे पहले नरेगा एक्ट आता है, नरेगा एक्ट आया, नरेगा एक्ट किस वर्ष में आया था सर? नरेगा एक्ट आता है 2005 में, 2005 में। नरेगा को बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम कर दिया गया 2006 से, वर्किंग में था। नरेगा के अंदर लोगों को मिनिमम 200 दिनों का कार्य दिया जाता है, जिसके लिए एक वेतन फिक्स किया जाता है जो उनको दिया जाता है। ठीक है, खैर गवर्नमेंट का अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना अपना कार्य होता है। 2 अक्टूबर 2009 में इस नरेगा का नाम मनरेगा हो गया। इस नरेगा का जो नाम है, नरेगा का नाम मनरेगा हो गया, मनरेगा। महात्मा गांधी इसमें ऐड हुआ। अब जितने ऐसे बच्चे हैं, अगर वो मुझसे ये पूछना चाहते हैं महात्मा गांधी ऐड होने का रीजन क्या था, मैं माइंडसेट बता सकता हूं, रीजन नहीं बता सकता। देखो महात्मा गांधी ऐड इसलिए किया गया, पहली बात तो महात्मा गांधी के लिए हम क्या करना चाहते थे, महात्मा गांधी के लिए हम थोड़ा सा लोगों के मन में ये चाहते थे कि लोग समझ पाएं कि महात्मा गांधी कितना चाहते थे कि गांव का विकास हो। महात्मा गांधी का एक फेमस स्टेटमेंट है, किसी भी देश की तरक्की की राह गांव से होकर गुजरती है। क्या है फेमस स्टेटमेंट? किसी भी देश की तरक्की की राह गांव से होकर गुजरती है। तो क्योंकि इसके अंदर रोजगार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बात की गई थी, तो इस वजह से ये जो योजना का नाम है महात्मा गांधी के नाम पर दिया गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां देखने को मिल जाती है। नरेगा का नाम ही बाद में चलकर मनरेगा हो गया, नरेगा का नाम ही बाद में चलकर मनरेगा हो गया। मिनिमम वेजेस जो है वो हर जगह अलग अलग सेट किए गए हैं, हर एक राज्य का अलग है। जब आप अपने स्टेट का स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेट का स्पेशल पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। जैसे मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, आपको बता सकता हूं कि भाई इसके अंदर हरियाणा जो है पे करता है लगभग 288 पे करता है, राजस्थान जो है 300 पे करता है, उत्तर प्रदेश भी लगभग 250 से 288 के बीच में पे करता है। ठीक है, याद रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसके संबंध में आप याद रखोगे। ठीक है, इसके अंदर काम कितना दिया जाता है भाई? 200 दिन इसमें काम दिया जाता है, 200 डेज इसमें वर्क दिया जाता है। पहले 180 डेज काम दिया जाता था, अभी स्कीम चेंज हो गई, 200 दिन मिनिमम काम दिया जाता है। क्लियर जी, यही है आपका जो इसके संबंध में आपको याद रखना है, एक साल में 200 दिन का। ठीक है, आगे बढ़े, आगे हम देखते हैं 2007 से लेकर 2012, 2007 से लेकर 2012, 2007 से लेकर 2012 इसके लिए समय होता है जो आपको याद रखना है। 2007 से लेकर 12 इसके लिए समय होता है जो आपको याद रखना है। इसके अंदर जो हमने लक्ष्य रखा था, इसके अंदर जो हमने लक्ष्य रखा था वो था तीव्र व अधिक समावेशी विकास, तीव्र व अधिक समावेशी विकास, तीव्र व अधिक समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास, वैसे विकास। ठीक है, जीडीपी का उद्देश्य कितना रखा था? जीडीपी का उद्देश्य जैसा मैं हमेशा बताता हूं, जीडीपी के बारे में आपको 2 डिजिट का 4 डिजिट का एक नंबर जो है वो याद कर लेना। इसका नंबर जो है 90-80 है, 90-80। ठीक है, 90-80 है यानी 9.0% हमने सोचा था हम प्राप्त करेंगे, उद्देश्य था 90 और 80 है, मतलब ये 8% है। बुरी नहीं थी योजना, काफी अच्छी रही है, जीडीपी प्राप्ति बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, काफी बेटर है। ठीक है, लेकिन माहौल क्या बनता है? इसको बोलते हैं फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इंग्लिश में बच्चा जो इंग्लिश में बोलता है इसको बोलते हैं फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ। ठीक है, चलिए अब इस योजना के अंदर प्रमुख बिंदु क्या थे वो हम कल देखेंगे। प्रमुख बिंदु आपको क्या देखने को मिले, प्रमुख कार्य आपको क्या देखने को मिले, इंपोर्टेंट वर्क्स इसके अंदर क्या देखने को मिले हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चे, सर क्वेश्चन इसकी पीडीएफ डलवा दो, विकास सर से मैंने बोला था लेकिन वो रिस्पांस नहीं कर रहे हैं।
ओके, इजी ऑन इट। कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करूंगा, तो वो जल्दी शुरू हो जाएगी, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वेल